नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल में आज वर्ग 1 के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति और स्थानीयकरण जैसी मांगे सरकार के सामने रखी। शिक्षकों को कहना है कि लंबे समय से वे अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं हुई है तो वे आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हम बार बार सरकार से अपनी मांगे रख चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि विरोध में कुछ शिक्षिकाओं ने अपने बाल भी कटवाए। सर, वर्ग 1 एग्जाम पीओ मेंस दो क्वालिफाइड करने के बाद भी आज बेरोजगारों की स्थिति जैसी बनी हुई है। हम लोग की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम लोग उम्र के अंतिम पड़ाव पे हम कहें जितने भी मध्य प्रदेश के ये हर जिला से आए हुए अभ्यर्थी हैं, इनके परिवारों की स्थिति आज इतनी खराब है कि बड़ी सरकार इन चीज़ों को पता नहीं क्यों नहीं देख रही है। हमारे हिसाब से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अगर सरकार हम लोगों को नहीं दे सकती है तो ऐसे प्रदेश में आज हम लोगों का जन्म लेना ही धिक्कार है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार मीन्स होती है कि जो इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आज रोजगार देखा जाए तो हम लोग दो एग्जाम प्री मेंस देने के बाद भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि अगर आप हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं तो जितने भी शासकीय स्कूल हैं आप पूर्णतः बंद करें। और जितने जी आप बार बार कहते हैं शिक्षा, हमारे हिसाब से आप केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं कि शिक्षा करने के बाद होता क्या है, हम पूछ रहे हैं। आज हम इस पढ़ने के बाद में दो एग्जाम क्वालिफाइड होने के बाद में हम मध्य प्रदेश के युवा दर दर भटक रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा धिक्कार है हमें, ऐसी शिक्षा आपका बेकार है। मत दिलवाओ, शिक्षा बंद करवाओ। पूर्णतः जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं ये पूर्णतः आप बंद करें। और सबसे यही कह दें जो भी जन्म ले कि भाई अब तुम्हारा रोजगार यही है, आप रील बनाओ, आप पकौड़े तलो, आप जो भी कार्य कर रहे हैं छोटे छोटे कार्य करें, घर के कार्य करें। और हमारे पास रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और हम तो यही कहेंगे सरकार से कि चुनाव पंचवर्षीय हैं। हम लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलती है आपके कारण, तो आज हम गांव जाकर पूरे 55 जिलाओं से हम लोग मध्य प्रदेश के आज भोपाल लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग अपने परिवार के वोट कभी भी बीजेपी को इस प्रकार से नहीं देंगे। देवेश पालीवाल। मेरा नाम भारती त्रिवेदी है। मैं वर्ग 1 की बेटी अभ्यर्थी हूँ। सरकार, मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब पद वृद्धि के साथ वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि ये परीक्षा 2023 में हुई थी और 3/8/2024 को इसका रिजल्ट आया था। इसके बावजूद अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है, अभी तक पद वृद्धि नहीं हुई है, जबकि हम लोगों ने सारी योग्यताएं हासिल की हैं और अच्छे नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि कम नंबर हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री जी, जब कोई मर जाता है तो आपके यहाँ पे उसका शोक मनाया जाता है, पब्लिसिटी स्टंट किया जाता है। आज हम महिलाएं मरने की स्थिति में ही आ गए हैं कि 10 वर्षों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबर लेके आए हैं और इसके बावजूद भी आप हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। वेटिंग लिस्ट अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया सेकंड काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, जो कि पद वृद्धि के साथ होनी चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप कुछ करिए। ऐसा ना हो कि हम लोगों के जाने के बाद अगर कुछ होता है तो उससे कुछ फर्क नहीं। हाँ, हम लोग आज हम लोग अपने केस को त्यागेंगे और सरकार को ये मैसेज देंगे कि अगर इस राज्य में पढ़े लिखे युवाओं की और जो मेरिट में आने वालों की कोई इज्जत नहीं है तो फिर हम लोग क्या करें इस जीवन का। मेरा नाम मनोज डंडोतिया है और मैं और हमारे सभी साथी लगभग 2 साल से पदवृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग शिक्षक भर्ती 2023 में मांग कर रहे हैं। इसका मांग करने का हमारा कारण है कि 8,720 में से आप पद निकालते हो, लेकिन अभी तक 3,000 मात्र पद भरे गए हैं। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र के अनुसार अभी भी 48,000 पद खाली हैं डीपीआई में और 10,000 के ऊपर जो पद खाली हैं वो ट्राइबल विभाग में पद खाली हैं।
तो मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि 2 साल से हम लोग अनवरत आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और हमारी मांग का समर्थन भी है। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने हमारा समर्थन किया है। वरिष्ठ मंत्री है, जो वित्त मंत्री हैं देवड़ा जी, उन्होंने किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी ने किया है। बंटी साहू जी ने किया है। विवेक नारायण सेजोगा सांसद महोदय जी ने किया है। ऐसे बहुत हमारे सांसद महोदय हैं, चाहे बीजेपी मान लीजिए या कांग्रेस के मान लीजिए, कम से कम 50 मंत्री विधायकों ने हमारे माननीय समर्थन किया। फिर भी हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। इसका कारण यही है कि बताते हैं, सारे लोग इनसे बात करते हैं कि हमारी मांग क्यों नहीं हो रही, तो बोले मुख्यमंत्री जी आपकी मांग संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अब बताइए मुख्यमंत्री जी क्यों संज्ञान में लेने ले रहे हैं? आप बताइए मुख्यमंत्री जी उनके पास क्या ऐसी योग्यता है कि वो मुख्यमंत्री जी बन गए, और हमारे पास ऐसी क्या योग्यता नहीं है कि हम शिक्षक भी नहीं बन सकते। ये समझने की जरूरत है कि आप बिना कोई परीक्षा पास करे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और हम 2 परीक्षा पास करके शिक्षक भी नहीं बन सकते। तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, यो जो शिक्षा व्यवस्था जो आपने बिल्कुल निचले पैदल पहुंचा दी है, अगर इसमें सुधार के लिए आपने शिक्षक भर्ती 2023 में पदवृद्धि नहीं की, तो मध्य प्रदेश के हर जिले में आपको वेटिंग शिक्षक मिलेंगे जो अपनी मांग के लिए आपको घेरेंगे और कहीं ना कहीं आपको मांग पूरी करनी पड़ेगी जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। साइबर सुरक्षा को लेकर आज मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता रन 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्लेटिनम प्लाजा पर फ्लैग ऑफ कर किया। यह मैराथन प्लेटिनम प्लाजा से शुरू होकर टीटी नगर स्टेडियम पर समाप्त हुई। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर माह को राष्ट्रीय साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस दौड़ का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना है। इस रन में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब समय जेब नहीं मोबाइल संभालने का है। पहले हम भीड़ में अपनी जेब का ध्यान रखते थे, आज डिजिटल युग में मोबाइल और डेटा की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सर, आज बिहार इलेक्शन कैंपेन पे जा रहे हैं। मैं आज रन फॉर अवेयरनेस साइबर अपराध के लिए खासकर यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाने का निर्णय किया था, उसका समापन और दौड़ के लिए आया था। और इस अभियान के माध्यम से एक तरफ हम जब नई तकनीक अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उस तकनीक की चुनौतियों से जिसका दुरुपयोग होता है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। और कितना सरल हेल्पलाइन नंबर 1930 अगर ये रिलीज किया, जिस आधार पर हम अपने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी से पुलिस से जुड़ करके इन अपराधों पर नियंत्रण का काम करें। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार और मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से जनता को ये सुविधा और सौगात दी गई, इस बात की बधाई। बिहार जा रहे हैं दौरे पर। बिहार जा ही रहना। सर, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में हम अपने सभी मुख्यमंत्रियों को या अलग अलग स्टार प्रचारक जिनको आमंत्रित किया गया है, वो हम सब मिलकर के बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बने, इस दिशा में अभियान चलाने के लिए मेरा अपना बिहार का दौरा है। और जिस प्रकार से बिहार का हजारों साल पहले से हमारा मध्य प्रदेश से संबंध है, हमारे यहीं से अशोक 2200 साल पहले यहाँ से युवराज बन करके सम्राट बनने बाद में बिहार गए, पाटलिपुत्र में सम्राट बने और अशोक का सुशासन दुनिया ने देखा है। राजा भोज के काल में भी भोजपुरी वहाँ गई और परमार वंश के शासकों ने बिहार और मध्य प्रदेश के संबंध को समृद्ध किया है। ऐसे हर बार हर समय, और बिहार के लिए तो भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने वहाँ सूर्य मंदिर बनाया था। ऐसे कई कारणों का ऐतिहासिक कारण है। और बिहार की क्षमता, बिहार के लोगों की क्षमता, बिहार का अपना एक बाकापन, वो हमेशा लोगों को लालायित करता, आकर्षित करता है। ऐसे में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार की प्रगति चहुमुखी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर पुनः वहाँ एनडीए की सरकार नीतीश जी के साथ बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से जब छठ मैया का आशीर्वाद सबको मिला है, देश ने आनंद भोगा है, तो इस भगवान से कामना करते हैं कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बने। एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ, माँ नर्मदा नदी जी के रूप में माँ का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मिलता है, उनकी सवारी मगर की है। ऐसे में जैसे हमारे सभी प्रकार के वन्य जीव आबाद हो रहे हैं, पिछले समय घड़ियाल हमने चंबल में छोड़े थे, इस बार नर्मदा जी में मगर छोड़ने में कल जा रहा हूँ। तो मगर को हम अपनी नर्मदा जी के कुछ अंचल में कहीं कहीं दिखाई देते हैं, अन्यथा बहुत
बड़े पैमाने पर मगर के लिए नर्मदा जी का जल और नर्मदा जी की धारा बहुत अनुकूल है। तो ऐसे में हमारा सभी प्रकार के जल जीवों के संरक्षण का भी जो अभियान चल रहा है, तो मगर को छोड़ करके हम अपने ये जो हमारी सभी प्रकार की परस्पर एक दूसरे पर अवलंबित संस्कृति है उसको समृद्ध करने के लिए कल का ये आयोजन हम बना रहे हैं। मां नर्मदा का वाहन नर्मदा जी की नदी में अटखिलियां खेलते हुए न केवल धारा को मजबूत करेगा बल्कि आस्था के धर्म को भी मजबूत करेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नर्मदा मां के प्रति प्रणाम करते हुए उनका वाहन उन तक पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। मां का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, लेकिन आवश्यक सावधानी भी रखेंगे। जहां हमारी आबादी का बेल्ट है, जहां हमारे गांव है, उससे बचा करके ऐसे अंचल में जहां कोई दूसरी प्रकार की संभावना नहीं रहेगी वहां हम ये जल जीव छोड़ेंगे। सर एसआईआर को लेकर सभी खेल और अन्य विभागों के हमारे सारे मित्रगण, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम हुआ है और ये आश्चर्य भी लगता है कि कई सारे हमसे बहुत कई प्रकार के क्षेत्रों में आगे रहने वाले देश अब भारत का अनुसरण कर रहे हैं। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज गति से सभी क्षेत्रों में काम कर रहा, नई नई तकनीक का अपनाना, नई तकनीक के बलबूते पर उसको नीचे तक उतारना और उससे अपने लोगों के साथ देश और प्रदेश की प्रगति को दुनिया के सामने नंबर 1 की स्थिति में लाना। उदाहरण के लिए कोविड का समय हमने सबने देखा, कोविड के टीकाकरण के आधार पर कई सारे विश्व के बड़े बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, सबने हमारे इस पूरे बढ़ते दौर को देखा और उससे लाभान्वित होने का और बात के रिजल्ट के आधार पर अब ये डिजिटल पेमेंट और डिजिटल जिस ढंग से माहौल बना है, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है कि वही भारत है जो 10-15 साल पहले कहाँ खड़ा था। लेकिन इसकी चुनौतियां भी है। अब ये यशस्वी प्रधानमंत्री का अपना तरीका भी है। एक तरफ वो नई तकनीक को अपनाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, दूसरी तरफ नई तकनीक की चुनौतियों से देश को भी जागरूक करते हैं। और ये जो हमारा साइबर अपराध का बढ़ता दौर है, इस साइबर अपराध में हमको अपनी तकनीक को न छोड़ते हुए तकनीक के बलबूते पर उस पर कंट्रोल करने की जरूरत थी। तो पूरे देश को अक्टूबर माह में साइबर अवेयरनेस की दृष्टि से ये बड़ा कार्यक्रम उन्होंने दिया है और उस कार्यक्रम का आज आखिरी दौर है। लेकिन आखिरी नहीं, अभी तो शुरुआत है। ये मान के चलें कि हमारे सबके आसपास 24 घंटे चारों तरफ ये इस अपराध के शिकार लोग भी हो रहे हैं और वो कैसे कैसे प्रकार के क्या क्या तरीके लगाते हैं, कितना अटपटा लगता है। ये मालूम पड़ा बैठे बैठे आपको कहाँ डिजिटल अरेस्ट कर लिया और किस किस को फंसा लेते हैं। बड़े पुलिस अधिकारी बन जाते हैं, कभी सेना अधिकारी बन जाते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं और अच्छे खासे आदमी उनके जाल में फंस जाते हैं और उसके आधार पर वो उनको जो मतलब उनका मंतव्य होता है उस मंतव्य की वो पूर्ति करते हैं। कई तो पिक्चरें भी बन गई इस पर। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इसका एकमात्र इलाज वही है कि हमारी सावधानी, जैसे 24 घंटे हम बाकी चीजों की भी सावधानी रखते हैं, ये उसी प्रकार की है। अब जेब को संभालने के बजाय मोबाइल संभालने की सावधानी है। गया जमाना जब जेब कटी से हम अपनी जेब के लिए भीड़ में ध्यान रखना, वो करना, 50 तरह की सावधानी रखते थे। अब हमारी इस प्रकार की नई तकनीक के बलबूते पर स्टेज 2 की सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आशा है कि हम सब डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, साथी अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया बंधुओं, आज हम सभी रन फॉर साइबर अवेयरनेस के माध्यम से एक ऐसे विषय पर एकत्रित हुए हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, डिजिटल सुरक्षा। आज का युग डिजिटल युग है। हमारे जीवन की हर गतिविधि, बैंकिंग से लेकर खरीदारी तक, शिक्षा से लेकर शासन तक अब ऑनलाइन हो चुकी है। यह सुविधा जितनी उपयोगी है उतनी ही संवेदनशील और जोखिमपूर्ण भी है। आज साइबर अपराध हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता अपराध बन चुका है। लाखों करोड़ों रुपए की ठगी, व्यक्तिगत डेटा की चोरी,
फेक प्रोफाइल, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और फर्जी लिंक, ये सब हमारे समाज में नई चुनौतियां बनकर उभरे हैं। आने वाले वर्षों में साइबर क्राइम अन्य सभी अपराधों को पीछे छोड़कर सबसे अधिक संख्या में उभर करके आने वाला है। मध्य प्रदेश पुलिस के पास हर दिन ऐसे मामलों की रिपोर्ट आती है जहां एक सामान्य नागरिक, छात्र, व्यापारी या बुजुर्ग सिर्फ एक गलत क्लिक से अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। यह केवल पैसों की हानि नहीं है, बल्कि विश्वास, चरित्र और पहचान की भी क्षति है। कई बार मेहनत और ज्ञान की चोरी भी डिजिटल माध्यमों से हो रही है। किसी की रिसर्च, डिजाइन, विचार या फोटो को बिना अनुमति के इस्तेमाल किया जाना भी साइबर अपराध है। आज की इस दौड़ का उद्देश्य केवल दौड़ना नहीं, बल्कि सोचना और जागरूक होना भी है। कैसे हम अपनी डिजिटल पहचान सुरक्षित रखें, कैसे हम अपने पासवर्ड, OTP और निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें, और कैसे हम भौतिक सुरक्षा के साथ साथ डिजिटल सुरक्षा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार साइबर जागरूकता के लिए अभियान चला रही है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों और शहरों तक, ताकि हर नागरिक यह समझ सकें कि सुरक्षित रहना अब सिर्फ दरवाजा बंद करने से नहीं, बल्कि स्क्रीन लॉक करने से भी जुड़ा हुआ है। हमें यह याद रखना होगा कि एक जागरूक नागरिक ही सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार है। माह फरवरी 2025 में सेफ क्लिक साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके काफी अच्छे परिणाम देखे गए थे, और उसके बाद प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट पर बहुत हद तक रोक भी लगी है। लगातार जागरूकता अभियान पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं, चलाए जा रहे हैं, और इस वर्ष 1.5 करोड़ से भी अधिक नागरिकों और छात्रों को साइबर रूप से जागरूक किया जा चुका है। अगर हम सभी सावधान और सचेत रहेंगे तो कोई भी अपराधी हमें ठग नहीं पाएगा। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस दौड़ को केवल एक आयोजन न माने, बल्कि इसे एक संकल्प बनाएं। मैं जागरूक रहूंगा, दूसरों को जागरूक करूंगा और साइबर अपराध से अपने समाज की रक्षा करूंगा। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। आपकी प्रेरक बातें निश्चित ही हमें साइबर अपराध के प्रति जागरूक और अधिक सतर्क बनाएंगी। और अब सादर अनुरोध है साइबर जागरूकता। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश उमंग सिंघा भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति और लोकतंत्र की जड़ों पर पड़ने वाले खतरों को रेखांकित किया। उन्होंने SIR को सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल बताते हुए राष्ट्रीय स्तर और विशेष रूप से मध्य प्रदेश पर इसके लक्षित परिणामों का विश्लेषण किया। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को SIR के दूसरे चरण की घोषणा की, जो 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। चुनाव आयोग का दावा है कि 51 करोड़ मतदाताओं की घर घर गिनती मात्र 30 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। प्रश्न उठता है, इतनी विशाल व जटिल प्रक्रिया इतने कम समय में कैसे संभव है? यह शीघ्रता आयोग की जमीनी समझ या नीतिगत जल्दबाजी को दर्शाती है, जिससे लाखों वैध मतदाता छूट सकते हैं। SIR चयन का आधार स्पष्ट नहीं, मात्र 12 राज्यों को क्यों और बाकी राज्यों को क्यों नहीं? चयन मानदंडों का पारदर्शी खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया, जिससे निर्णय की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते। असम को SIR से बाहर रखने के पीछे NRC का बहाना संदिग्ध है, जबकि NRC नागरिकता और SIR मतदाता अधिकार की बिल्कुल भिन्न प्रक्रियाएं हैं। ऐसे विशेष व्यवहार से पक्षपात की आशंका बढ़ती है। SSR बनाम SIR, यदि हर वर्ष का स्पेशल समरी रिवीजन पर्याप्त नहीं रहा तो उस विफलता का विश्लेषण दिए बिना SIR लाना उचित नहीं है। SSR की विफलताओं की सार्वजनिक समीक्षा जरूरी है। देखिए, आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है। चाहे मुख्यमंत्री जी के उज्जैन गृह जिले में क्या स्थिति होती है, अभी एक दलित अधिकारी को वहां पर किस प्रकार से मारा गया पुलिस द्वारा, पुलिस नहीं करे। कटनी में घटना घटी, रजक नीलेश को किस प्रकार से गोली मारी गई। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे दलित हो, आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आम व्यक्ति हो, खुलेआम घटना घट रही है। मुख्यमंत्री जी को कई बार मैं आगाह कर चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा में कि आप इसको लेकर समीक्षा करें और तत्काल इस पर कार्रवाई करें, लेकिन मैं समझता हूं कि मोहन यादव जी लगता है प्रदेश की मन की बात नहीं समझ पा रहे, और उनके मन में क्या बात है प्रदेश की जनता नहीं समझ पा रही है।
ना अधिकारी समझ पा रहे। तो मन की बात अधिकारियों की मोहन यादव जी समझे और जो अच्छे अधिकारी हैं उनको फील्ड में पोस्टिंग करें और जो भी संवैधानिक संस्था है उसको निष्पक्ष काम के। मानव अधिकार आयोग की आपने स्थिति देखी है कि न्याय में जब सरकार से न्याय नहीं मिलता तो अंतिम में आदमी मानव अधिकार आयोग जाता है। तो अगर वहां भी कठपुतली सरी के लोग बिठाएंगे तो कैसे न्याय मिलेगा आम जनता को। मैं समझता हूं कि सरकार कानून व्यवस्था पर विफल है और ये पूरा प्रदेश जान रहा है। कांग्रेस लगातार एसआईआर तो ये चीज आपको पता है कि प्रमाण के साथ कही है और वो होगी। तो साथियों, क्या मध्य प्रदेश के मतदाताओं के अधिकार को लेके हनन नहीं है चुनाव आयोग के द्वारा? तो मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित चाल है और मध्य प्रदेश के अलावा 12 राज्यों को लेके जो एक लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसको लेके हम लोग तो हमारी पार्टी बीएलओ बूथ लेवल पे काम कर रही है, तैयारी भी कर रही है, लेकिन अंतिम में बात आती कि चुनाव वोटर लिस्ट पे नाम जोड़ना घटाना, आपत्ति के बाद चुनाव आयोग जो वो लिस्ट जारी करता है उसके बाद भी नाम जोड़े जाते हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टियों के पास, उम्मीदवारों के पास क्यों नहीं आती? मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, ये मैं आपको तैयार लगा कर। धन्यवाद। दिया है 1 तारीख को पहला एपिसोड है। क्या कॉन्सेप्ट रखा है इसका आपने? देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते मैं अपनी बात सरकार को जगाता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि एक नई भूमिका के अंदर एक संवाद के रूप में, जैसे आप मीडिया सवाल करता है, उस भूमिका के रूप में मैं आम जनता की जो जन समस्याएं हैं उस बात के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म दूं और सरकार तक वो बात पहुंचाए। तो ये मेरा प्रयास है। इसको मैं निष्पक्ष रूप से कर रहा हूं और 1 तारीख को आप देखेंगे कि मेरे प्रयास में क्या है। आपके सुझाव हम आमंत्रित हैं। पटवारी भी कर रहे हैं आपके बाद, आप भी कर सकती हैं। जी, पटवारी करें। जी, थैंक यू।